नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीबीआई ने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल कर ली। ये चार्जशीट 7 आरोपियों के नाम इसमें दाखिल किए गए। इसमें सीबीआई ने विजय नायर, अभिषेक महिर समेत मुत्था, गौतम, अरुण और पिल्लई के अलावा 2 एक्साइज के पूर्व अधिकारी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन चार्जशीट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुछ समय पहले बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रभारी वैजयंत पांडा, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता, दिल्ली के सांसद रमेश हर्षवर्धन, हर्षराज हंस और प्रदेश वर्मा ने ये संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें 5 रुपए में खाना, स्मार्ट स्कूल, 5वीं में मेधावी छात्रों को मुफ्त साइकिल समेत कई वादे किए गए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में निगम की सुविधाएं मोबाइल और डिजिटल माध्यम से दिए जाने के साथ सरकार बनने पर 100 दिन के अंदर एमसीडी ऐप के सभी जानकारी देने की बात भी बीजेपी के द्वारा की गई। बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादा किया कि केंद्र सरकार की मदद से 5 सालों में दिल्ली में 7 लाख गरीबों को आवास देंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए 1 लाख रोजगार के लिए अवसर देने के भी वादा किया गया है। 1 अप्रैल 2023 को फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त करेगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण योगदान देने का भी वादा किया। साथ ही सभी झुग्गी झोपड़ियों के निवासी को पक्के मकान देने के भी वादे किए गए और सभी साप्ताहिक बाजारों में नियमितीकरण करने का भी वादा किया गया। इसी के साथ गृह निर्माण के नियमों को सरल बनाने की बात कही गई और इसके साथ साथ महिलाओं द्वारा संचालित 50 अन्नपूर्णा रसोई को स्थापित करने का भी वादा किया गया, जिसमें 5 रुपए में भोजन की सुविधा मिलेगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा कि निगम की स्वास्थ्य सुविधा का आधुनिकीकरण करेंगे और उन्हें जन औषधि केंद्रों में जोड़ेंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए सभी स्कूल सीसीटीवी नेटवर्क लगाएंगे। 5वीं की मेधावी छात्रों को मुफ्त साइकिल, 5वीं के पास उच्च शिक्षा के लिए मासिक स्कॉलरशिप मिलेगी। 2027 तक हर जोन में मल्टी लेवल पार्किंग होगी और सभी पार्कों में 1000 छठ घाट और वाटर बॉडीज जो है स्थापित की जाएगी। और इसके साथ नागरिकों की सुविधा उसमें बढ़े, इसका भी प्रावधान करने वाले हैं। 12वां हमारा संकल्प है 1000 स्थायी छठ घाट। आपको पता है दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में हमारे पूर्वांचल वासी रहते हैं जो छठ मनाते हैं और दिल्ली में बड़े धूमधाम से वो छठ मनाई जाती है। दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से, यमुना सफाई नहीं होने की वजह से गत 2 वर्षों से ये छठ पूजा का कार्यक्रम, छठ महापर्व यमुना किनारे नहीं मना पा रहे। 1000 दिल्ली नगर निगम के पार्कों में हम स्थायी छठ घाट बनाने वाले हैं। दिल्ली के पूर्वांचल वासियों को अपने भारत की संस्कृति की, पूर्वांचल की संस्कृति को दिल्ली में बढ़ाने के लिए और छठी मैया का यहाँ पर पूरा प्रचार करने के लिए हम 1000 छठ घाट यहाँ बनाने वाले हैं। और ये 12 संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार, इस संकल्प के साथ कि एमसीडी में फिर एक बार बीजेपी सरकार, ये संकल्प पत्र मैंने आपके बीच में बताया है। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको वो पूरा, किस प्रकार से उस पैसे का दुरुपयोग करती है और फिर जब सवाल उठाए जाते हैं तो कोई सवाल का जवाब आज तक राज्य सरकार या उनके नेताओं ने नहीं दिया है। मैं समझता हूं दिल्ली वासी त्रस्त है, पूरा पर्दाफाश हो गया है आम आदमी पार्टी का। विश्वासघात जो दिल्ली के जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, अब दिल्ली की जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। दिल्ली की सरकार ने देखा है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार
दिल्ली की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए आगे आई है। चाहे वो फ्लाईओवर्स बनाने की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी सुधारने की बात हो, दिल्ली में बड़े पैमाने पे मेट्रो का विस्तार करना हो, हर एक चीज में केंद्र सरकार ने जो जवाबदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए थी उसको उठाने का, उस बीड़ा को उठाने का काम किया है। नगर निगमों के साथ भी जो अन्याय की राजनीति राज्य सरकार ने की है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। उसका जवाब आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत के साथ नगर निगम में फिर एक बार इन 12 संकल्पों को पूरा करने के लिए, जो संकल्प हमारी सिद्धि है, जिन संकल्पों को पूरा करना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम जवाबदेही खड़े उतरते हैं, ऐसी टीम को हमने आज जनता के समक्ष रखा है। अच्छे विश्वास करने लायक उम्मीदवार कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने उतारे हैं, बजाय के ऐसे उम्मीदवार जो रिश्वतखोरी करें या रिश्वत देके अपनी सीट लें, आम आदमी पार्टी का टिकट लें, ऐसे कैंडिडेट से मैं समझता हूं दिल्ली की जनता। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शिवम, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र दिया है, इस संकल्प पत्र में क्या क्या उनके अहम जो मुद्दे हैं वो एक बार पूरी जानकारी दी। जी, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में अहम मुद्दे हैं कि जैसे बात कर स्कूलों की बात कर, कॉलेज की 5वीं के बच्चों को स्कॉलरशिप, साइकिल भी मुफ्त किया जाएगा और साथ ही बात कर ले मल्टी बनाया जाएगा कि ये सब एमसीडी के अंदर ही आता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल साफ सफाई को दिया जाएगा, उसके स्वास्थ्य लाइसेंस उसको भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि एमसीडी चुनाव चौथी बार सत्ता मांगने के लिए सब संकल्प पत्र में एक जारी किया है। बीजेपी पूरा अहम शब्दों के साथ उन्होंने कहा कि 50 आदमी पूरा भोजनालय बनाया जाएगा, ₹50 थाली के हर व्यक्ति को मिलेगा। जी, जिस तरीके से उनकी 12 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने संकल्प पत्र जो जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि 5 सालों में 7 लाख गरीबों को आवास देंगे और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 1 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी का जो है आरोप लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो जुबानी जुमले जो बीजेपी करती है, इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ एक बार अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो सिर्फ जुबानी जमले हैं, ये क्योंकि इसके हर वक्त जारी किए जाते हैं घोषणा पत्र, लेकिन हमारी जो 10 गारंटी, हम 10 गारंटी पे ही काम करेंगे क्योंकि एमसीडी चुनाव में इस बार सत्ता में आती है। क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं संकल्प पत्र में ये भी वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ और 2024 से पहले हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार एक मुद्दा बनाई है सिर्फ बीजेपी को, कूड़े के पहाड़ को लेकर। कूड़े के पहाड़ पे ही राजनीति पूरी चल रही है, एमसीडी चुनाव को देखने को मिल रहा है। जी मनीषा जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि जी आम आदमी पार्टी का लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीते दिन कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है निगम में राजनीति कर रही है और ये निगम को उन्होंने पूरी तरह से अब बर्बाद करने की कोशिश करने में जुटी हुई है और सत्ता पे काबिज करने की कोशिश कर रही है। जी मनीषा जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। क्योंकि हम अगर एमसीडी की बात कर ले कि एमसीडी की दिल्ली में आधी पावर एमसीडी के अंडर में आती है। क्योंकि हम पार्किंग की बात कर ले, रेहड़ी ठेड़ी पटरी वाली की बात कर ले और लोगों की बात कर ले, हॉस्पिटल की बात कर ले कि दिल्ली के अंदर 5 जो बड़े हॉस्पिटल वो एमसीडी के अंदर में आता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस हो, लगातार एमसीडी
में सत्ता में बनना चाहती है। इसको लेकर एमसीडी में जनता के बीच ये जो भी लुभावने वादे होते, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस, तो तीनों पार्टियां लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली रैलियां की जा रही है, बड़े बड़े दिग्गज स्टार प्रचारक उतारे गए दिल्ली के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपनी सत्ता बनाने के लिए एमसीडी चुनाव में लग चुकी है। जी मनीषा जी, इसी बीच में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक चीज और भी उन्होंने कही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो समझ चुकी है और अब भ्रमित नहीं होगी। तो क्या इसके पीछे बीजेपी का एजेंडा होगा? बिल्कुल आपने सही कहा है कि कहीं ना कहीं पीयूष गोयल ने आम आदमी पार्टी को निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली की जनता को लगातार भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन यही हम बात कर ले कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार जनता को लुभावने वादे देने का प्रयास कर रही है। और उसके साथ साथ ये बात ये हो जाए, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो सत्ता में बने रहना चाहती है, क्योंकि एमसीडी चुनाव एक अहम चुनाव हो रहा है दिल्ली को लेकर। बीजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस लगातार अपना तंज करते हुए नजर आया पार्टी पारों जी। एक तरफ ये भी सामने आया है कि हाल ही में छठ पूजा का आयोजन किया गया था और देखा गया था कि जो नदी है उसमें सफेद झाग देखा गया था। इसी के दौरान बीजेपी ने 1000 घाट बनाने की भी बात कही है घोषणा पत्र में। तो आम आदमी पार्टी का इसमें पलटवार आया है और कहा है कि जो बीजेपी है वो हमेशा से धार्मिक वोट बैंक जो है बटोरने की कोशिश करती है, और ये भी उनके संकल्प पत्र में जो इन्होंने छठ के लिए घाट बनाने की जो बात कही है वो भी वोट बैंक बटोरने की ही बीजेपी के द्वारा कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है कि आम आदमी बीजेपी इस बार संकल्प पत्र में 1000 जो नए घाट, जो चिन्हित घाट छठ को लेकर, क्योंकि हम बात कर ले दिल्ली के अंदर पूर्वांचली लोग ज्यादा रहते हैं, बिहार और पूर्वांचल को लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक आस्था का प्रतीक हो गया छठ पूजा। छठ पूजा को लेकर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जारी कर दिया कि हमारी सरकार एमसीडी में आते तो हम 1000 चिन्हित छठ घाट बनाएंगे, जिस पर आम जनता को, आम श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगा। इसको लेकर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में संकल्प वचन पत्र में दे दिया है कि इस बार हम संकल्प, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी हाल में ही 30 करोड़ रुपए बजट भाजपा थे छठ पूजा को लेकर, लेकिन यमुना के अंदर जो झाग देखने को मिला है यह दिल्ली की जनता के लिए एक आहत की घटना है। दिल्ली की जनता ने प्यार किया, क्योंकि आम आदमी बीजेपी ने लगातार आरोप भी करता है कि छठ पूजा मुख्यमंत्री क्यों नहीं करते, आम आदमी पार्टी बीजेपी ने आम आदमी लगातार घेरते हुए नजर आई। जी शिवम पांडे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो अब बात करेंगे मुंबई की। मुंबई समेत पूरे देश में आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस और भारतीय संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर बीजेपी उत्तर मुंबई जिले के सांसद गोपाल शेट्टी ने कांदिवली स्थित बाबा साहेब अंबेडकर शताब्दी हॉस्पिटल के परिसर में बने बाबा साहेब की अखंड प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद संविधान दिवस के रूप में संविधान और संविधान को लेकर कई अहम जानकारी लोगों को देने वाले हैं। खास बात यह है कि सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार ना तो न्यायालय का काम कर रहा है और ना ही जज, ना तो पुलिस और ना ही हमारे नेता काम कर रहे हैं। ऐसे में हम सब मिलकर संविधान के अनुसार काम करने होंगे और अगर बदलाव नहीं किया गया तो संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वहीं गोपाल शेट्टी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार कोर्ट के जज बड़े बड़े मामले में आरोपियों को जमानत देने से डरते हैं, लेकिन ऐसे जज डर की वजह से आज हमारे जेल में लाखों बेकसूर सलाखों के पीछे छुपे हुए हैं। ऐसे में नियम को बदलने की जरूरत है। अगर नहीं हुआ तो गोपाल शेट्टी खुद संसद में आवाज उठाएंगे। और सांसद ने आगे कहा कि आज बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने ऐसे सैकड़ों लोगों को बुलाएंगे जिन्हें लंबे समय से न्याय नहीं मिल रहा है, उन्हें न्याय देने का काम करवाएंगे। मुंबई से पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन संविधान में अगर बदलाव की जिम्मेदारी है तो वो सांसद को होती है। ऐसे में एक बार फिर से हमारे संविधान में किस तरह का बदलाव होना चाहिए, इसको लेकर सांसद जी हमारे साथ है। सांसद जी, पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है,
हर बार देखा जाता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए और इस परिवर्तन की जिम्मेदारी आपको संविधान ने ही दिया है। किस तरह का इस बार बदलाव चाहेंगे आप? देखिए, संविधान में सब कुछ है और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे अब्दुल कलाम जी का वो वाक़या याद आता है। बच्चों ने जब उनको पूछा कि भ्रष्टाचार कैसे देश में से ख़त्म होगा, तो उन्होंने कहा कि अपने घर में जाके माता पिता को कहो कि भ्रष्टाचार नहीं करना। यानी माता पिता को बच्चे कहेंगे कि भ्रष्टाचार मत करो, इसका मतलब बच्चों के ऊपर भी वो बंधन आ गया। एक परिवार के सारे लोग अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो पूरे देश के और दुनिया के लोग भ्रष्टाचार मुक्त हो सकते हैं। संविधान में सब कुछ है, लेकिन संविधान के मुताबिक कोई भी काम नहीं कर रहा है। पॉलिटिशियन लोग नहीं कर रहे, सरकार नहीं कर रही है, पुलिस नहीं कर रही है, अधिकारी वर्ग नहीं कर रहे, और बचा कुचा अगर न्यायालय के ऊपर अगर थोड़ा विश्वास लोगों का बचा हुआ आज भी है, मेरा भी है, तो न्यायालय भी नहीं कर रहा है। ये कोई दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति नहीं कह रहा है, वर्तमान न्यायाधीश कह रहे हैं, निवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कह रहे हैं कि जजेस जो होते हैं वो डर के मारे जो बेल देना होता है, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी, चार्जशीट फाइल होने के बाद में ग्रेविटी आपको पता चलता है कि इसमें बेल दिया जा सकता है नहीं दिया सकता है। जिनको बेल नहीं देना है उनको आप ट्रायल चालू कर दो, फटाफट पूरा करो, उनको जेल में डाल दो, दोषी अगर दोषी है तो, निर्दोष है तो छोड़ दो। जो बगैर ग्रेविटी के केस है, पुलिस लोगों ने गलत ढंग से केस किसके ऊपर कर लिया, उनको आप बेल दे दो, ट्रायल पे जो होगा होगा, लेकिन नहीं दिया जाता है। वकील फेटर्निटी जो है उनका भी काम होता है कि न्याय देना लोगों को, लेकिन पैसे इतने मिलते हैं। अच्छे वकीलों का सम्मान करते हैं, अच्छे न्यायाधीशों का मैं सम्मान करता हूँ, मैं तो उनको देवता मानता हूँ। अब वो देवता के मुताबिक काम करते हैं नहीं करते हैं उनका देखने का विषय है, लेकिन मैं तो उनको देवता मानता हूँ। तो वकील फेटर्निटी जो है उन्होंने इस क्षेत्र में जो अव्यवस्था उसके बारे में लड़ना चाहिए। वो वकील लड़ते नहीं हैं, उनको लगता है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए। बात पैसा तो आपको कमाना ही है, लेकिन साथ साथ में आपको लोगों को न्याय भी देना है। तो जुडिशरी सिस्टम में जो धांधली है उसके बारे में न्यायाधीश भी लड़ते नहीं हैं। अब न्यायाधीश लड़ते नहीं है तो फिर सरकार का यहाँ पर काम आ जाता है। जैसा आपने मुझे कहा कि आप कायदा बनाते हो, पार्लियामेंट्रियन है तो आपका काम है। मैंने गए साल में पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत किया, जैसे कैग का रिपोर्ट सबका आता है, वैसे न्यायालय ने जो भी कितने भी केस का निपटारा करते हैं उनका भी एक ऑडिट हो। कौन से केस में सही जजमेंट दिया, कौन से केस में गलत जजमेंट दिया, कौन से केस में जजमेंट देने के लिए कितना समय बिगाड़ा आपने, इसका एक ऑडिट हो तो इनके ऊपर थोड़ा अंकुश आ जाएगा। लेकिन वो हमारा डिपार्टमेंट है, उसने बिल सबमिट करने से नकार दिया। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि यहाँ पर जो अव्यवस्था उसको हमको ठीक ठाक करना है। प्रधानमंत्री ने कहने के बाद में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जाहिर में कहा, ये दोनों ने कहा, तो उन दिनों के जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काम जल्द गति से होना चाहिए। वर्तमान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने तो परसों छप कर आ गया सारे पेपर में, उन्होंने कहा कि इनको डर लगता है कि हमारे ऊपर आरोप लगे इसलिए ये निर्णय नहीं करते हैं। भाई साहब, आपके ऊपर आरोप लगे इसलिए आप हज़ारों लोगों को जेल में डालोगे क्या? इसलिए आप न्यायाधीश बने हो? मैं आपके बहुत से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर मैं इसके बारे में बात नहीं करूँ तो कौन बात करेगा? डरेंगे लोग। इसलिए गत बार भी संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले के पास मैंने कार्यकर्ताओं को ये कहा। अब इसमें कार्यकर्ता को भी इन्वॉल्वमेंट है। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कही, उसके लिए जो भी कायदा बनाना था वो किया उन्होंने। बार बार लोगों के साथ में डिबेट कर रहे, डिस्कशन कर रहे, अपनी मन की बात वो कह रहे। अब नीचे के पार्टी के नगर सेवक, कार्यकर्ता, आमदार, खास सांसद, ये सारे लोगों का भी काम है ना। एक नरेंद्र मोदी जी करेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी करने से पूरा तो ठीक ठाक नहीं होगा। पार्टी के पदाधिकारियों ने करना चाहिए, नगर सेवक से लेकर सांसद सब ने करना चाहिए, तब ये सारा सिस्टम ठीक ठाक होगा। लेकिन भाई साहब कोई करते नहीं है, सबको नोट कमाना है, खाली सबको नोट कमाना है। सांसद जी, न्यायालय की बात आती है तो आज अगर मुंबई की बात करें 50,000 से ज़्यादा लोग जेल में पड़े हैं, इसलिए क्योंकि कानून की लचर रवैया है। तारीख पे तारीख दी जाती है, वो वर्तमान से लेकर फिल्मों में भी ये कहा जाने लगा तारीख पे तारीख मिलती है। इसके लिए संविधान क्यों नहीं बनता? इसके लिए कोई कानून ऐसा क्यों नहीं बना जाता? भाई मेरे कानून बना है, इसलिए तो कहना कि एक बार पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया, फिर वो न्यायाधीश के ऊपर है उसको जज देने बेल देने का। लेकिन
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सत्य प्रकाश, जिस तरीके से संविधान दिवस को लेकर पूरे देश में धूम है, तो मुंबई में भी बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी आज उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है और वो जनता को क्या जानकारी देने वाले हैं, एक बार पूरी अपडेट। बिल्कुल मनीषा जी, देखिए पूरे देश में संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है, लेकिन खासकर मुंबई में सांसद गोपाल शेट्टी ने एक मुहिम चलाई है कि संविधान हमारे देश में हमारे छत माना जाता है। संविधान है तो हमारा देश चलता है, संविधान है तो लोगों की सुविधाएं मिलती है, संविधान है तो लोगों को न्याय मिलता है जी। लेकिन न्यायपालिका पर ही सांसद गोपाल शेट्टी ने सवाल खड़ा किया है कि न्यायपालिका सही तरीके से काम नहीं करती है। अब ऐसे में सांसद गोपाल शेट्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने करीब 50 से ज्यादा की संख्या में वकीलों को बुलाया और तमाम लोगों को बुलाया जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है जी। और क्यों न्याय नहीं मिला है इस पर एक चर्चा करेंगे, उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का दिन न्याय दिवस के तौर पे भी देखा जाता है। खासकर सांसद गोपाल शेट्टी ने ये कहा है कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें जजेस लोगों को जमानत नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। अब किस बात का डर लगता है ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन जज ये खुद भी कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जमानत नहीं दी जाती है। यह एक बड़ा सवाल है। जी मनीषा जी। जिस तरीके से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने न्यायालय पर सवाल खड़ा करा, उसी तरीके से पुलिस प्रशासन और राजनेताओं समेत सभी पे उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कोई भी संविधान का पालन नहीं करता है और हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो संविधान का मतलब ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मनीषा जी, देखिए आज अगर मुंबई के खाली आंकड़े की बात करें तो 50,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद है जी। देश की बात करें तो देश में 5 लाख से ज्यादा लोग जेल में बंद है जी। जेल में इसलिए बंद है कि उनके साथ सही समय पर न्याय नहीं होता है। आज तारीख पे तारीख मिलती है, किसी से छुपा नहीं है जी। वकील तारीख लेते हैं, जजेस मामले को निपटारा करने से कतरा जाते हैं। लेकिन जिस तरह से सांसद जी ने कहा है कि अगर चार्जशीट फाइल होती है उसमें ग्रेविटी पता लगती है तो तुरंत उस शख्स को जमानत दे दी जानी चाहिए जिन्हें जमानत मिलनी चाहिए। सांसद जी ये नहीं कहते कि उन्हें जमानत दे जो आरोपी है, जो दोषी है, जिन्होंने अपराध किया है। लेकिन जिन लोगों ने अपराध नहीं किया है, किसी कारणवश उन्हें जेल में रखा गया है, उन्हें रिहा कर देना चाहिए। यह संविधान है, संविधान हमारा छत है, संविधान पर हमारा भरोसा है। लेकिन संविधान के तहत कोई ढंग से काम नहीं करता, इसलिए हमारे देश में अनियमितता देखी जाती है। इस अनियमितता के चलते लाखों लोग जेल में सड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर लोग संविधान के अनुसार चलेंगे तो कम से कम उन्हें जमानत मिल जाएगी, उन्हें बेल मिल जाएगी जो बेवजह जेल में बंद है। कई व्यापारी ऐसे हैं जो जेल में बंद है, अगर वो बाहर रहते हैं तो लोगों को व्यापार रोजगार चलता है। तो ऐसे में रोजगार के फायदे के लिए भी देखा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि चंद रुपयों के लिए लोग जेल में बंद है क्योंकि उनके घर का कुछ नहीं है, उनके जान पहचान का कोई नहीं है जो जेल में जो जमानत के पैसे भर दे या कोर्ट में जमानत के पैसे भर दे। तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो तमाम चीजें हैं जो संविधान दिवस से आज सांसद गोपाल शेट्टी जी करने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब संविधान ढंग से नहीं चलेगा या संविधान का लोग पालन नहीं करेंगे तो देश की लचर रवैया के चलते काफी लोग परेशान भी रहेंगे जी। जिस तरीके से आपने कहा कि संविधान का पालन नहीं करेंगे तो देश की जो व्यवस्था है वो लाचार होगी, और इसी मुहिम पर बीजेपी सांसद जो है गोपाल शेट्टी वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक ये भी कहा है कि जो बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने वो आरोपियों को लाएंगे और वहां पर कैदियों को लेकर आएंगे, और जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जो बेकसूर है, उन्हें न्याय दिलवाने का काम भी आज उनके द्वारा किया जाएगा। तो क्या उन्हें वहीं पर न्याय दिला पाएंगे बीजेपी सांसद? देखिए बिल्कुल, सांसद को एक पावर होती है कि वो संसद में अपनी आवाज उठा सके और कानून के पर जो है अपनी बातें रख सके। ये सांसद को यह जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी के तहत सांसद जी ने उन सभी लोगों को बुलाया है जिन्हें सालों से न्याय नहीं मिला है जी। और इस न्याय के लिए उन्होंने बाकायदे वकीलों की टोली बुलाई है जी। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उन वकीलों से और उन शिकायतकर्ता से बातें समझी जाएंगी कि आखिर क्या कारण है जो अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। इस सभी मुद्दों को लेकर वह संसद में आवाज उठाएंगे। इस तरह की व्यवस्था सांसद गोपाल शेट्टी ने आज किया है। हालांकि आज
संविधान दिवस है, लोग संविधान के मामले में बातचीत करेंगे, संविधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन सांसद जी ने जो मुहिम चलाई है वो कहीं न कहीं देश के लिए बेहद हितकारी है। और ऐसे अगर मुहिम चलाई जाती है तो मुझे लगता है कि संविधान में न सिर्फ बदलाव की जरूरत है बल्कि संविधान को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान में वो सभी चीजें लिखी हुई है जिन्हें समझकर, जिन्हें जानकर हर इंसान एक अच्छा नागरिक हो सकता है। जी सत्य प्रकाश सोनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। पंजाब के ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने 60वें पेराई सीजन की शुरुआत की और किसानों को भूजल बचाने के लिए फसलीय विभिन्नताओं को अपनाने की अपील की। सहकारी चीनी मिल बटाला में आयोजित समारोह के दौरान कुलदीप धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार सरकारी चीनी मिलों को चालू रखने के लिए हर तरह की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भूजल बचाने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रफल गन्ना, मक्का, दालें, सरसों समेत कई फसलों के अधीन लाने के लिए किसानों से भी अपील की। उन्होंने सरकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग लागू करने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकारी मिल बटाला में अति और आधुनिक तकनीक अपनाई जाए और इसमें एक नए संयंत्र और 14 मेगावाट बिजली उत्पादन संयंत्र जो है वो भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद 100 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। मिल की क्षमता जो है 3500 CDS और 5000 TSD तक बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में पूरे काम जो है वो जोरों शोरों से किए जा रहे हैं और मार्च 2023 से पहले कार्यशील होने के लिए तय किया जा रहा है और यह संयंत्र रिफाइंड शुगर के साथ पावर पर उत्पाद करेगा और वही मिल के साथ साथ किसानों के लिए वित्तीय रूप में मददगार साबित होगा। उन्होंने आगे बताया कि बायो CNG संयंत्र लगाने के काम भी प्रगति पर अधीन है और यह भी उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार राज्य में चल रही सरकारी चीनी मिलों को लागू करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के साथ साथ समूचे बुनियादी ढांचे को अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, चेयरमैन सुगरफेड नवदीप सिंह सिद्धू, चेयरमैन पंसब बलबीर सिंह और 9 उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे गए। इस मौके पर मिल के गन्ने के ट्रॉलियों को लेकर पहले पहुंचे 11 किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने 60वें पेराई सीजन की शुरुआत की, इसको लेकर क्या कुछ अहम है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि गन्ना किसान पंजाब का एक अहम हिस्सा है और 60वें हम कह सकते हैं क्रशिंग सीजन की शुरुआत खुद हम कह सकते हैं पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल ने कल की और उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि क्रशिंग सीजन पंजाब में शुरू हो चुका और लंबे समय से हम कह सकते हैं कि एक अहम हिस्सा हम कह सकते हैं पंजाब के गन्ना किसान है, उनको काफी दिक्कत परेशानी आई थी। अगर हम कहें कि लंबे समय से उनके पैसे बहुत ही लंबे टाइम से बकाया थे, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि मान सरकार ने एक बड़ा फेरबदल करके उनके जितने भी बकाए हैं उन्हें पूरा करके उतार दिया है और हम कह सकते हैं कि सरकार से एटलीस्ट गन्ना किसान बहुत ज्यादा खुश थे। और इस बार हम कह सकते हैं कि जब शुगर मिल बटाला में वो पहुंचे थे तो वहां पे भी उन्होंने यही कमिटमेंट दोहराई। उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी कितने भी गन्ने किसान है उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। जो अपनी कोऑपरेटिव मिल्स है उनकी पावर बढ़ाने की बात की गई है, उनका जो हम कह प्रोसेसिंग पावर है उसको बढ़ाने की बात रखी गई है और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो और डाइवर्सिफिकेशन उसके ऊपर भी जोर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल इस चीज के ऊपर जोर जरूर देते हुए नजर आए। उनकी तरफ से अपील की गई है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर भी ध्यान दिया जाए कि वो चीज मानते हैं कि हाँ गन्ने किसानों को एक अच्छा फायदा मिलता है, पर उनकी तरफ से ये भी जोर दिया गया है कि जितना ज्यादा वो डाइवर्सिफाई करेंगे उतनी ही ज्यादा वो पानी बचा सकेंगे, क्योंकि पानी का पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है और उनको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आते हुए समय में आ सकती है और यही अपील उन्होंने गन्ना किसानों के साथ की। पर दूसरी तरफ उन्होंने गन्ना किसानों को आश्वासन भी दिया कि जब जब उनको दिक्कत परेशानी आएगी तो वो उनकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे और इसका पुराना एग्जाम्पल उन्होंने पीछे से दिया। तो वहीं उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो और सेटअप की जरूरत है, जैसे बायोगैस प्लांट
एक पावर प्लांट की भी जरूरत है 14 मेगावाट की, तो उसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि जल्दी ही तैयारियां पूरी कर दी जाएंगी। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पंजाब में पानी की कमी है, उसको लेकर भी किसानों को उन्होंने कहा कि भूजल बचाने के लिए जितनी भी कोशिशें की जाए वो करनी चाहिए, किसानों से धालीवाल ने अपील करी है। हाँ जी, देखिए सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो फार्मर्स हैं उनको उनका मैक्सिमम अगर हम कहें कि जो एरिया है वो शुगर केन के अंदर आता है या फिर हम गन्ने के अंदर आता है, उसके अलावा उन्होंने इसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। वो मेज, पल्स, मस्टर्ड, मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग चीजों के ऊपर वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ एक ही फसल पे ना रहे। क्योंकि देखिए अगर हम गन्ने की बात करते हैं तो पूरा साल उसकी एक बार बिजाई होती है, उसको पूरा साल लग जाता है तैयार होने में, और उसका क्रशिंग भी एक ही बार होती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं किसान सीमित हो जाते हैं और उनके ऊपर ही रह जाते हैं कि अगर कोई हादसा होता है, चाहे वो हम कहें कि फसल से रिलेटेड हो चाहे मौसम से रिलेटेड हो, तो गन्ना किसान को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो अपनी तरफ से डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जोर देते हुए जरूर नजर आए। उसके अलावा हम कहें कि गन्ने को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो पानी भी हम कहें उसकी लागत ही बढ़ती है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए उनकी तरफ से एक डाइवर्सिफिकेशन की अपील की गई है कि जिस तरीके से किसानों को अपील की गई है, अब देखने वाली बात यह होगी कि पंजाब में किसानों के द्वारा पानी की बचत की जाएगी। अमित कुमार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जल्द लौट रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस ने अपने एमएलए की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है, इसलिए उन्होंने अभी से विधायकों की बाड़ेबंदी में ले जाने के लिए प्लानिंग कर ली है। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पर दिल्ली के केंद्रीय मंत्री के साथ मीटिंग कर चुके हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 8 दिसंबर को होनी है और कांग्रेस के केंद्रीय और प्रदेश नेताओं के बीच नई दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में जो प्लान बनाया गया उसके मुताबिक हिमाचल के लिए पार्टी के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मतगणना से पहले 1-2 दिन शिमला रुकेंगे और उसके बाद उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने बीजेपी की हॉर्स ट्रेंडिंग से निपटने और एमएलए का बाड़ेबंदी को रखने के लिए पहले से बीजेपी को तजुर्बा है। कांग्रेस ने यह सारे नेता अब तक चुनाव जीतने वाले एमएलए के साथ रहेंगे और जब तक प्रदेश में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक वो बाड़ेबंदी में ही मौजूद रहेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ चुकी है। जी टीना ठाकुर, हिमाचल में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को डर सताने लगा है और अपने जो एमएलएज हैं उनके बाड़ेबंदी करने की तैयारी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस काफी आश्वस्त नजर आ रही है कि सत्ता में वापसी होगी और इस बात को लेकर वो काफी आश्वस्त है कि अच्छी खासे मार्जिन से वो जीत दर्ज करेगी। और इसके बाद उनको एक डर सताने लगा है कि जीत के बाद जो उनके एमएलए हैं उनको बीजेपी तोड़ सकती है, अपने में शामिल करने के लिए उनकी खरीद फरोख्त कर सकती है। तो ऐसे में अभी से जो है कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि कैसे इस खरीद फरोख्त को जो एमएलए की होती है उनको रोका जाए। और उसके लिए उन्होंने अभी से अब बोलेंगे किलेबंदी बाड़बंदी शुरू कर दी है कि जो पार्टी के जो मुख्य पर्यवेक्षक है को नियुक्त किया गया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और उन्हें और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माना जाता है कि इन्हें बीजेपी की जो हॉर्स ट्रेडिंग है उससे निपटने का अच्छा खासा तजुर्बा है। तो इन दोनों को जो है शिमला हिमाचल की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। वो शिमला पहुंच जाएंगे मतगणना से 1-2 दिन पहले और यहाँ पे जो है रहेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो नए एमएलए जीत कर आएंगे तो उनको वो कहीं बीजेपी के झांसे में ना आ जाए, कहीं नए प्रलोभन में ना फंस जाए, इसको लेकर कांग्रेस अभी से सतर्क नजर आ रही है।
जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सीएम गहलोत और सीएम भूपेश बघेल शिमला में रहेंगे और 2 दिन पहले वो वहां पर रहेंगे, उसके बाद बीजेपी की जो हॉर्स ट्रेंडिंग से निपटने के लिए जो ये दोनों को अहम माना गया है, तो इन दोनों की वहां पर क्या रणनीति होगी और क्या कुछ उनका जोर जो है वो रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस के कई जो वरिष्ठ नेता है वो खरीद फरोख्त की जो आशंका है वो जता चुके हैं। तो ऐसे में जो रणनीति बनाई गई है वो ये है कि जो खरीद फरोख्त है उससे बचने के लिए जो हाईकमान है जो चुनाव जीत के जो एमएलए पहुंचेंगे उनको गुप्त स्थान पर ले जाने की हिदायत दी गई। और ये भी देखा गया कि जिले वाइज यहाँ पे जो 12 जिले हैं, अलग अलग जिलों से जो बड़ी संख्या मंडी और कांगड़ा के विधायक है जो जीत कर आते हैं। तो ऐसे में इन जिलों के जो विधायक इनको आपस में भी मिलने नहीं दिया जाएगा, अलग अलग स्थान पर इनको जिले वाइज रखने की हिदायत हाईकमान की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि मिली है कि इनको जब तक नई सरकार नहीं बन जाएगी तब तक इन जो नेक्स्ट सदस्य जो जीत कर आएंगे विधानसभा पहुंचेंगे उनको जी टीना ठाकुर जी, जिस तरीके से वो जो जीतने वाले जो नेता है उनके साथ वो रहेंगे और उनकी जो बागडोर है वो देखने वाली बात होगी। अब रिजल्ट ही बताएगा कि किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आएगा। टीना ठाकुर जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड में 18,602 अतिरिक्त गरीब परिवारों को छत नसीब जो है वो कर सकेगी। केंद्र सरकार की इस योजना में राज्य को इन अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी गई है और इससे पहले राज्य में 16,472 आवास जो है उसका लक्ष्य रखा गया था और जो पूर्ण होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिरिक्त आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के प्रति उन्होंने आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में विकास जो है अभूतपूर्व काम हुआ है और उसके बाद सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचेगा। सरकार का यही प्रयास है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में वर्ष 2020, 2021 और 2021 और 22 के लिए 63,600 परिवार चिन्हित किए गए थे। इसके बाद केंद्र में दोनों वर्ष के लिए 16,472 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसे पूरा करने में सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं। केंद्र के सहारा और अब लागू वित्तीय वर्ष के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए जाने के पर केंद्र से अनुरोध किया था। गत अप्रैल में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्र को पत्र लिखा था। इसके अलावा ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने भी केंद्रीय ग्राम्य विकास मंत्री से इस बारे में मुलाकात की थी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का उत्तराखंड में जो है 18,202 जो है अतिरिक्त छत आवास के लिए गरीबों को एक सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दी गई है। इसको लेकर वहां की जो जनता है उनके चेहरे खिलखिलाने उठे हैं और इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट जो है वो दे दीजिए। देखिए मनीषा, बिल्कुल बात की जाए जो भाजपा की तरफ से नारा दिया गया था डबल इंजन की सरकार अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रदेश और केंद्र को मिला करके जो यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा वो कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड में होता हुआ दिखाई दे रहा है। डबल इंजन का मतलब केंद्र की जो से जो सहायता जो कई योजनाएं जो ऐसी हैं जो प्रदेश और केंद्र के सामंजस्य बैठाकर जो योजना बनती है उस पर कहीं ना कहीं लगातार काम हो रहा है और उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाए तो लगातार जो यहाँ पर पहले जो लक्ष्य था उत्तराखंड का जितने आवास यहाँ मिलने थे वो उसका लक्ष्य यहाँ पर केंद्र की राज्य की बीजेपी सरकार के द्वारा यहाँ पर हासिल कर लिया गया है और 2 अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यहाँ पर जो अतिरिक्त आवास यहाँ पर ग्रामीणों को दिए जाए उसके लिए यहाँ पर पत्र लिखा था। उस पर यहाँ पर जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह उन तरफ से यहाँ पर करीब 18,602 जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ग्रामीणों को मकान मिल रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं स्वीकृति मिल चुकी है। उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने इसका धन्यवाद दिया है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने और गृह मंत्री का। तो पूरी तरीके से कहा जाएगा
कि भाजपा की तरफ से लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम किया जा रहा है और उन गरीबों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है जो मकान बनाने में असमर्थ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण यहाँ पर जो आवास योजना उसको कहीं ना कहीं लाभ मिल सके, उसको लेकर के परिवार चिन्हित किए गए। 18,602 जो वहाँ स्वीकृति मिल चुकी है, जल्द से जल्द उन पर काम शुरू होगा और लोगों को जो है यहाँ पर मकान मिल पाएगा। जी अमित चौधरी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।